Chapter 3 How Plants Adapt Themselves. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the plants in different habitats, about how plants adapt themselves in their habitats. सीखने का उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे निम्नलिखित सीखेंगे। विभिन्न आवासों में पौधों के प्रकार के बारे में, पौधों के अनुकूलन के तरीकों के बारे में। इस पाठ में बताया गया है कि विभिन्न पौधे अलग अलग प्रकार के आवासों जैसे जंगलों, मरुस्थलों, पानी के किनारों आदि में पाए जाते हैं। हर आवास की अपनी विशेषताएं होती हैं और पौधे उन विशेषताओं के अनुसार विकसित होते हैं। जैसे रेगिस्तान में पौधे सूखे के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि वर्षा वन के पौधे अधिक नमी को सहन कर सकते हैं। पौधों की अनुकूलन विशेषताएं उनके जीवन को बनाए रखने और बढ़ने में मदद करती हैं। Some plants grow on land, while some grow in water. We find some plants in very cold regions and some in dry, hot deserts. The surroundings in which a plant grows or lives is called its environment or habitat. The habitat of a neem tree is different from that of a lotus plant. कुछ पौधे जमीन पर उगते हैं, जबकि कुछ पानी में उगते हैं। हमें कुछ पौधे बहुत ठंडी क्षेत्रों में मिलते हैं और कुछ सूखे, गर्म रेगिस्तानों में। जिस वातावरण में कोई पौधा उगता है या रहता है, उसे उसके पर्यावरण या आवास कहा जाता है। नीम के पेड़ का आवास एक कमरा या घर होता है, जबकि कमल का पौधा पानी में पनपता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों की वृद्धि उनके पर्यावरण पर निर्भर करती है। अलग अलग पौधों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जो उन्हें उनके वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। जैसे नीम का पेड़ सूखे और गर्म जलवायु में पनपता है, जबकि कमल का पौधा पानी के अंदर उगता है। इन पौधों के आवास की भिन्नताएं उनकी अनुकूलन क्षमताओं को दर्शाती हैं, जो उन्हें अपने विशेष पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। पौधों का यह विविधता उनके जीवन चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। How are plants able to survive in such a variety of habitats? Temperature, rainfall and the type of soil determine the habitat of plants. Plants adjust themselves to their habitat. The adjustment of plants to their habitat is called adaptation. On the basis of their habitats, plants have been divided into two groups, terrestrial plants and aquatic plants. पौधे इतने विविध आवासों में कैसे जीवित रह पाते हैं? तापमान, वर्षा और मिट्टी के प्रकार पौधों के आवास का निर्धारण करते हैं। पौधे अपने आवास के अनुसार अपने आप को समायोजित करते हैं। पौधों का अपने आवास के प्रति समायोजन को अनुकूलन कहा जाता है। धो को उनके आवास के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों के आवास के निर्धारण में तापमान, वर्षा और मिट्टी का प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे अलग अलग जलवायु स्थितियों में उगते हैं। जब तापमान या वर्षा की मात्रा बदलती है, तो पौधे अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए समायोजित होते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। इस समायोजन की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। इसके आधार पर पौधों को स्थलीय पौधों और जलीय पौधों के दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। स्थलीय पौधे जमीन पर उगते हैं, जबकि जलीय पौधे पानी में उगते हैं। यह वर्गीकरण यह दर्शाता है कि पौधे अपने आवास के अनुसार कैसे विकसित होते हैं और उनकी जीवित रहने की रणनीतियाँ क्या होती हैं। Let us study about these two groups of plants. आइए पौधों के इन दो समूहों के बारे में अध्ययन करें। Terrestrial plants.
Plants that grow on land are called terrestrial plants. Terrestrial means of the earth. The land is not the same everywhere. It has mountains, hills, plains, deserts and marshes. So plants that grow in these areas differ from one another. स्थलीय पौधे पौधे जो भूमि पर उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहा जाता है। स्थलीय का अर्थ है पृथ्वी का। भूमि हर जगह समान नहीं होती। इसमें पहाड़, पहाड़ियाँ, मैदान, रेगिस्तान और दलदल होते हैं। इसलिए जो पौधे इन क्षेत्रों में उगते हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्थलीय पौधे वे होते हैं जो पृथ्वी पर उगते हैं और स्थलीय शब्द का अर्थ है भूमि से संबंधित। भूमि के विभिन्न प्रकारों के कारण जैसे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान आदि विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले पौधों के आकार, रंग और विशेषताओं में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे अधिक ठंड के प्रति अनुकूलित होते हैं, जबकि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे पानी की कमी सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह विविधता इस बात का प्रमाण है कि पौधे अपने वातावरण के अनुसार कैसे विकसित होते हैं और कैसे जीवित रहने के लिए अपने अनुकूलन करते हैं। Let us learn how terrestrial plants adapt themselves in different habitats. आइए जानें कि स्थलीय पौधे विभिन्न आवासों में स्वयं को कैसे अनुकूलित करते हैं। Plants on mountains and hills. Plants that grow on mountains and hills are usually tall, straight and conical in shape. Conical shape helps the plants to tolerate strong winds and snow slide off easily. They have thick and very tough needle-like leaves called pines. They do not produce flowers because flowers cannot survive in such an extreme cold climate. They produce cones, which bear seeds inside them. Since these plants produce cones, they are also called conifers. Some common examples of conifers are pine, fir, cedar and spruce. पहाड़ों और पहाड़ियों पर पौधे पहाड़ों और पहाड़ियों पर उगने वाले पौधे आमतौर पर लंबे, सीधे और शंक्वाकार आकार के होते हैं। शंक्वाकार आकार पौधों को तेज हवाओं को सहन करने में मदद करता है और बर्फ आसानी से गिर जाती है। इन पौधों की पत्तियां मोटी और बहुत कठोर होती हैं, जिन्हें पाइन कहा जाता है। ये पौधे फूल नहीं पैदा करते क्योंकि फूल ऐसे अत्यधिक ठंडे मौसम में जीवित नहीं रह सकते। ये शंकु उत्पन्न करते हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं। चूंकि ये पौधे शंकु उत्पन्न करते हैं, इन्हें कॉनिफर भी कहा जाता है। कुछ सामान्य उदाहरणों में पाइन, फीर, सिडर और स्प्रूस शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहाड़ों और पहाड़ियों पर उगने वाले पौधों की संरचना और उनके जीवन चक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। इन पौधों का शंक्वाकार आकार उन्हें तेज हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है और बर्फ को गिरने में मदद करता है, जिससे उनकी पत्तियां और संरचना सुरक्षित रहती हैं। इनकी मोटी और कठोर नीडलाइक पत्तियां इन्हें कठोर जलवायु में जीवित रहने में सहायता करती हैं। इन पौधों का फूल उत्पन्न न करने का कारण यह है कि ठंडे मौसम में फूलों का जीवित रहना मुश्किल होता है। इसके बजाय ये पौधे शंकु का उत्पादन करते हैं, जो बीजों का संरक्षण करते हैं। इन्हें कॉनिफर के रूप में जाना जाता है और उदाहरण के रूप में पाइन, फीर, सिडर और स्प्रूस जैसे पौधे शामिल हैं, जो ठंडी जलवायु में अनुकूलित हैं। Plants in plains. Plants that grow in the plains have lot of flat leaves. Flat leaves help water vapor to evaporate and keep the tree cool in summer. In winter, they shed their leaves to protect themselves from the cold. Trees in the plains have strong and woody stems with many branches. Common examples of trees in the plains are mango, neem,
पीपल, गुलमोहर एंड सीसम। मैदानी इलाकों में पौधे। सपाट जमीन पर उगने वाले पौधों के पास बड़ी संख्या में सपाट पत्तियां होती हैं। सपाट पत्तियां पानी के वाष्पीकरण में मदद करती हैं और गर्मियों में पेड़ को ठंडा रखती हैं। सर्दियों में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वे ठंड से अपनी रक्षा कर सकें। सपाट जमीन पर उगने वाले पेड़ों के मजबूत और लकड़ीदार तने होते हैं जिनमें कई शाखाएं होती हैं। मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ों के सामान्य उदाहरण हैं आम, नीम, पीपल, गुलमोहर और सीसम। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सपाट जमीन पर उगने वाले पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी सपाट पत्तियां गर्मियों में पानी को वाष्पित करने में मदद करती हैं, जिससे पेड़ ठंडा रहता है। सर्दियों में पत्ते गिराने की प्रक्रिया उन्हें ठंड से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इन पेड़ों की संरचना में मजबूत और लकड़ीदार तने शामिल होते हैं, जो उन्हें स्थिरता और समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में आम, नीम, पीपल, गुलमोहर और तिल जैसे पेड़ सपाट जमीन पर उगते हैं, जो उनके विशिष्ट वातावरण में अनुकूलित होते हैं। Plants in hot and wet areas. Plants that grow in hot and wet areas are usually tall. They have lots of leaves which they do not shed at any particular time. So they look green all the year round. That is why they are also called evergreen trees or simply evergreens. Some common example of evergreens are teak, rubber, cashew nut and pepper. गर्म और गीले क्षेत्रों में पौधे। गर्म और नम क्षेत्रों में उगने वाले पौधे आमतौर पर लंबे होते हैं। इनमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जिन्हें ये किसी विशेष समय पर नहीं गिराते, इसलिए ये पूरे वर्ष हरे रहते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार पेड़ या बस सदाबहार कहा जाता है। कुछ सामान्य उदाहरण सदाबहार पेड़ों के हैं टीक, रबड़, काजू और काली मिर्च। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गर्म और नम क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। इन पौधों की लंबाई और भरपूर पत्तियों की उपस्थिति उन्हें सदाबहार बनाती है, क्योंकि वे अपने पत्ते किसी भी समय नहीं गिराते। इसके परिणामस्वरूप ये पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं, जो उन्हें उनकी अनुकूलन क्षमता में मदद करता है। सदाबहार पेड़ों के उदाहरणों में टीक, रबड़, काजू और काली मिर्च जैसे पेड़ शामिल हैं, जो अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक विकसित होते हैं। Plants in deserts. Plants that grow in deserts are called xerophytes, pronouns, xero. Since there is very little water in a desert, plants have some special features to survive there. Desert plants have long roots that go deep into the ground to absorb water. They have no leaves to save water during transpiration. They have thick stems to store water. Cactus, babool, कीकर and date palm are common examples of desert plants. रेगिस्तान में पौधे। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। चूंकि रेगिस्तान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इन पौधों में वहां जीवित रहने के लिए कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं। रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, जो पानी को सोखने के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी को बचाने के लिए उनमें पत्तियां नहीं होती हैं। पानी को संग्रहित करने के लिए उनके तने मोटे होते हैं। कैक्टस, बबूल, कीकर और खजूर रेगिस्तानी पौधों के सामान्य उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। रेगिस्तानी पौधों की लंबी जड़ें होती हैं, जो जमीन में गहराई तक जाती है ताकि वे पानी अवशोषित कर सकें। इनके पास पत्तियां नहीं होती,
जिससे ये जल वाष्पीकरण के दौरान पानी बचा सकें। इनकी मोटी तने पानी को स्टोर करने के लिए होती हैं। कैक्टस, बबूल, किकर और खजूर जैसे पौधे रेगिस्तान के सामान्य उदाहरण हैं। ये पौधे अपनी अनुकूलन विशेषताओं के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। Plants in marshy areas. Plants that grow in marshy areas are called mangrove. Soil in the marshy areas is deficient in air. Hence, plants in these areas have breathing roots. These roots are called pneumatophores. The most common example of the mangrove is Sundari tree, which has given the name the Sundarban Delta in West Bengal. दलदली क्षेत्रों में पौधे। जिन पौधों की उगने वाले क्षेत्र दलदली, मार्शी होते हैं, उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। दलदली क्षेत्रों में मिट्टी में वायु की कमी होती है। इसलिए इन क्षेत्रों के पौधों की विशेषता होती है कि उनके पास सांस लेने वाली जड़ें होती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। मैंग्रोव का सबसे आम उदाहरण सुंदरी वृक्ष है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। दलदली मिट्टी में हवा की कमी के कारण मैंग्रोव पौधे विशेष प्रकार की जड़ों का विकास करते हैं, जो सतह पर निकलकर हवा को अवशोषित करने में मदद करती हैं। सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, का नाम सुंदरी पेड़ पर रखा गया है, जो मैंग्रोव का एक सामान्य उदाहरण है। ये पौधे अपने अनुकूलन के कारण दलदली क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं और वहां की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. Aquatic means relating to water. There are three kinds of aquatic plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. जलीय पौधों। जिन पौधों की उगने वाला क्षेत्र जल वाटर होता है, उन्हें जलीय पौधे aquatic plants कहा जाता है। जलीय का अर्थ है पानी से संबंधित। जलीय पौधों के 3 प्रकार होते हैं: तैरते हुए पौधे फ्लोटिंग प्लांट्स, स्थिर पौधे फिक्स्ड प्लांट्स और जल के भीतर के पौधे अंडर वाटर प्लांट्स। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जलीय पौधों की विशेषता क्या होती है और उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तैरते हुए पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं, जैसे कि कमल का फूल, लोटस और पैनस, वाटर लिली। स्थिर पौधे मिट्टी में जड़ें फैलाकर स्थिर रहते हैं, जैसे कि काई, एल्गी और सीडर, रीड। जल के भीतर के पौधे पूरी तरह से पानी के नीचे होते हैं, जैसे कि जल प्राणी, वाटर फर्न और भुजंग पत्ते, वाटर ग्रास। ये पौधे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की विशेषताएं विकसित करते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स आर वेरी लाइट. They have spongy, air-filled parts to help them float. Their stems are short and roots are not well developed. The leaves have waxy coating to prevent water from blocking stomata. Duckweed, water hyacinth and wolffia are examples of floating plants. तैरते पौधे। तैरते हुए पौधे बहुत हल्के होते हैं। इनमें हवा से भरे स्पंजी भाग होते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। इनके तने छोटे होते हैं और जड़ें ठीक से विकसित नहीं होती। पत्तियों पर एक मोमी परत होती है, जो पानी को स्टमटा को बंद करने से रोकती है। डकवीड, जल कुमुद, वाटर हाइसिंथ और वुल्फिया तैरते हुए पौधों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है
कि तैरते हुए पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं और कैसे ये अपने वातावरण में जीवित रहते हैं। तैरने की क्षमता के लिए इनका हल्का होना आवश्यक है और इसके लिए इनमें हवा से भरे हिस्से होते हैं। छोटे तने और कमजोर जड़ें इन्हें पानी की सतह पर रहने में सहायता करती हैं। इनकी पत्तियों पर मोमी परत जल अवशोषण को कम करती है, जिससे ये अधिक जल में भी सुरक्षित रह सकें। ये पौधे जल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन और आश्रय का स्रोत प्रदान करते हैं। फिक्स्ड प्लांट्स। Fixed plants have long roots that go down the water up to the bottom and fix the plants. They also have light, hollow and long stems that help the leaves and flowers float on the water. Their leaves are big and flat with stomata on upper side. Lotus and water lily are examples of fixed plants. स्थिर पौधे। फिक्स्ड पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, जो पानी के तल तक जाती हैं और पौधों को स्थिर रखती हैं। इनके तने हल्के, खोखले और लंबे होते हैं, जो पत्तियों और फूलों को पानी पर तैरने में मदद करते हैं। इनके पत्ते बड़े और सपाट होते हैं, जिन पर ऊपरी तरफ स्टोमेटा होते हैं। कमल, लोटस और जल लिली, वाटर लिली, फिक्स्ड पौधों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फिक्स्ड पौधों की संरचना और विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी लंबी जड़ें इन्हें पानी के तल पर मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जिससे ये स्थिर रहते हैं। हल्के और खोखले तने इन पौधों को पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं, जिससे पत्तियां और फूल ऊपर रह पाते हैं। इनके बड़े और सपाट पत्ते न केवल प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, बल्कि पानी में भी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। फिक्स्ड पौधे जल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जलीय जीवन के लिए आवश्यक भोजन और निवास स्थान प्रदान करते हैं। अंडरवाटर प्लांट्स। Underwater plants have narrow leaves so that they may not block water flow. These leaves have no stomata. They take in carbon dioxide and release oxygen in water. So they make water clean. Hydrilla and tape grass are examples of underwater plants. पानी के नीचे के पौधे। अंडरवाटर पौधों की पत्तियां संकरी होती हैं, ताकि वे पानी के प्रवाह को बाधित न करें। इनकी पत्तियों पर स्टोमेटा नहीं होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार ये पानी को साफ करते हैं। हाइड्रिला और टेप ग्रास अंडरवाटर पौधों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अंडरवाटर पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी संकरी पत्तियां पानी के प्रवाह को बाधित नहीं होने देती हैं, जिससे जलीय जीवन में संतुलन बना रहता है। बिना स्टोमेटा होने के कारण ये सीधे पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो जलीय पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप ये पौधे न केवल खुद के लिए आवश्यक गैसें उत्पन्न करते हैं, बल्कि पानी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। हाइड्रिला और टेप घास जैसे पौधे नदियों और तालाबों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Unusual plants. Plants look very simple from the outside, but they are full of mysteries. असामान्य पौधे बाहरी रूप से बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन वे रहस्यों से भरे होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे बाहर से देखने में कितने साधारण होते हैं, लेकिन उनके अंदर कई रहस्य और अद्भुतताएं छिपी होती हैं। Let us learn about some such unusual plants. आइए ऐसे ही कुछ असामान्य पौधों के बारे में जानें। Algae.
Algae are very small plants that live in oceans, rivers, lakes and damped areas. They look as green patches. Algae contain chlorophyll that enables them to make food from sunlight. Algae are the source of a vital food for water animals like shrimps, fish and whales. शैवाल शैवाल, algae, बहुत छोटे पौधे होते हैं जो महासागरों, नदियों, झीलों और नमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। वे हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जो उन्हें सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने में सक्षम बनाता है। शैवाल जल जीवों जैसे झींगा, मछली और व्हेल के लिए महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शैवाल कैसे जल निकायों में पाई जाती हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण हैं। शैवाल का हरा रंग यह दर्शाता है कि उनमें क्लोरोफिल होता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है, जो अन्य जल जीवों के लिए भोजन का आधार बनती है। इस प्रकार शैवाल न केवल पर्यावरण में ऊर्जा के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि जल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत भी हैं। फंजाई are not green. They do not have chlorophyll, so they cannot make their food. They grow on other plants or animals. Mushrooms, toadstools, molds and yeasts are important fungi. Fungi are used to give flavor to cheese. Some fungi are rich source of proteins. Yeasts are used in making curd, cakes and bread. कवक फफूंदी फंजाई हरे नहीं होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकते। ये अन्य पौधों या जानवरों पर उगते हैं। मशरूम, टोडस्टूल, फफूंदी और खमीर महत्वपूर्ण फफूंद के उदाहरण हैं। फफूंदी का उपयोग चीज में स्वाद देने के लिए किया जाता है। कुछ फफूंदी प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं। खमीर का उपयोग दही, केक और ब्रेड बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फफूंदी कैसे अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करती हैं और उनके उपयोग क्या हैं। चूंकि फफूंदी में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती और इसलिए वे अन्य जीवों से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। फफूंदी का उपयोग खाद्य उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि चीज का स्वाद बढ़ाने और बेकिंग में। ये पौधों और जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला के हिस्से के रूप में कार्य करती हैं और मानव आहार में भी महत्वपूर्ण हैं। Insectivorous plants. You know that many animals eat meat. Do you know that some plants also eat meat? Isn't it strange? But it is true. Plants that eat meat are called insectivorous plants or carnivorous plants. They have very cunning devices for trapping their victims. कीटभक्षी पौधे। आप जानते हैं कि कई जानवर मांस खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे भी मांस खाते हैं? यह अजीब है, लेकिन यह सच है। पौधों को जो मांस खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे कहा जाता है। इन पौधों के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत चालाक उपकरण होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं और जानवरों की तरह शिकार करते हैं। ये पौधे अपने वातावरण में विशेष तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि वे कीड़ों या अन्य छोटे जीवों को आकर्षित और पकड़ सकें। ये विशेषता इन पौधों को पोषण प्राप्त करने में मदद करती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कि कीटयुक्त मिट्टी में। यह प्राकृतिक चयन का एक दिलचस्प उदाहरण है,
जहां पौधे अपने अस्तित्व के लिए विशेष रूप से विकसित होते हैं। Let us see how they catch their victims. आइए देखें कि वे अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं। Pitcher plant. The pitcher plant has pitchers that hang on long tendrils. The pitchers have a slippery rim with nectar. When an insect sits on the pitcher to get nectar, it slips and falls down into a pool of water below. It is gradually dissolved into a kind of food. Pitcher plant. पिचर पौधे में लंबी डंठल पर लटकने वाले पिचर होते हैं। पिचरों के चारों ओर एक फिसलन भरी धार होती है जिसमें अमृत होता है। जब कोई कीड़ा पिचर पर अमृत पाने के लिए बैठता है तो वह फिसलकर नीचे गिर जाता है, जहां एक पानी का पूल होता है। वहां वह धीरे धीरे एक प्रकार के खाद्य पदार्थ में घुल जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पिचर पौधे में कैसे कीड़े को पकड़ने के लिए विशेष तंत्र होते हैं। ये पिचर की तरह के अंग कीड़ों को आकर्षित करते हैं और उनके गिरने से उन्हें पोषण प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जो पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। इस तरह पिचर पौधा अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकता है, जो इसे जीवित रहने में मदद करता है। Venus flytrap. The Venus flytrap has jaw-like leaf traps with nectar. Once an insect lands on the leaf, the jaws clamp shut on it in fraction of second. At once, the plant secretes juices that drown and then dissolves the insect. Venus flytrap. Venus flytrap में जाल के समान पत्तियों के तंत्र होते हैं जिनमें अमृत होता है। जैसे ही कोई कीड़ा पत्ते पर बैठता है, ये जाल कुछ ही क्षण में बंद हो जाते हैं। तुरंत ही पौधा रस का स्राव करता है जो कीड़े को डुबोकर फिर उसे घुला देता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वीनस फ्लाईट्रैप किस प्रकार अपने विशेष पत्तों की मदद से कीड़ों को पकड़ता है। जब कीड़ा पत्ते पर बैठता है तो पत्ते का जाल तेजी से बंद हो जाता है, जिससे कीड़ा फंस जाता है। इसके बाद पौधा रसायनों का स्राव करता है जो कीड़े को मारकर उसे पत्ते के भीतर घुलने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पौधा अपने पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करता है, विशेषकर उन जगहों पर जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। Sundew. The sundew has deadly sticky tentacles. When an insect lands on the tentacles, it gets stuck to them. Soon the tentacles secrete digestive juice that dissolves the insect. Sundew. संड्यू पौधे में घातक चिपचिपे तंतु होते हैं। जब कोई कीड़ा इन तंतुओं पर बैठता है तो वह उनमें फंस जाता है। जल्द ही ये तंतु पाचन रस का स्राव करते हैं जो कीड़े को घुला देता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संड्यू पौधा कैसे अपने चिपचिपे तंतुओं का उपयोग करके कीड़ों को पकड़ता है। जब कोई कीड़ा तंतुओं पर गिरता है तो वह उसमें चिपक जाता है और फिर तंतु विशेष रसायन का स्राव करते हैं जो कीड़े को मारकर उसे पत्ते के भीतर घुलने में मदद करता है। यह प्रक्रिया संड्यू पौधे को उन पोषक तत्वों को प्राप्त करने में सहायता करती है जो उसे अपने विकास के लिए आवश्यक होते हैं, खासकर उन स्थानों पर जहां मिट्टी में पोषण की कमी होती है। Plants of grass family. You have seen grasses in lawns and fields. But these are not the only grasses. The grass family also includes many useful plants such as wheat, paddy, maize, barley and oats. These grasses are called cereals. Their fruits called grains are the main parts of our food. The bamboo is also a grass. In fact, it is the biggest plant of the grass family. Bamboo is used in making baskets, brooms and papers.
घास परिवार के पौधे। आपने लॉन और खेतों में घास देखी है, लेकिन ये केवल घास नहीं है। घास परिवार में कई उपयोगी पौधे भी शामिल हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ और ओट्स। इन घासों को अनाज कहा जाता है। इनके फल, जिन्हें अनाज कहा जाता है, हमारे भोजन के मुख्य भाग होते हैं। बांस भी एक प्रकार की घास है। वास्तव में यह घास परिवार का सबसे बड़ा पौधा है। बांस का उपयोग टोकरी, झाड़ू और कागज बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घास परिवार में केवल सामान्य घास ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण खाद्य पौधे भी शामिल हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ और ओट्स, जिन्हें अनाज कहा जाता है। अनाज हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं, जबकि बांस इस परिवार का सबसे बड़ा पौधा है। बांस का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि टोकरी, झाड़ू और कागज। बांस की मजबूती और लचीलापन इसे कई कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जिससे यह एक बहुप्रकारी पौधा बन जाता है। इन्फो जोन। The world grows enough wheat a year to fill a line of trucks stretching a quarter of the way to the moon. सूचना क्षेत्र। दुनिया हर साल इतना गेहूं उगाती है कि इससे ट्रकों की एक लाइन बनाई जा सकती है जो चांद तक एक चौथाई दूरी तक फैली हो। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दुनिया हर साल इतना गेहूं उत्पादन करती है कि यदि इसे ट्रकों में लाद दिया जाए तो यह चांद तक की दूरी का एक चौथाई हिस्सा ढक सकता है। यह आंकड़ा गेहूं की विशाल मात्रा को दर्शाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि गेहूं कितनी महत्वपूर्ण फसल है और यह मानव आहार का एक मुख्य हिस्सा है। To remember, the surroundings in which a plant grows is called its habitat. The adjustment of a plant to its habitat is called adaptation. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. Algae are small green plants that can make their own food. Fungi are non-green plants. They cannot make their own food. याद रखने के लिए, जिस वातावरण में एक पौधा बढ़ता है उसे उसका आवास कहते हैं। पौधे का अपने आवास के अनुसार अनुकूलन करना कहलाता है। जो पौधे जमीन पर उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। कई छोटे हरे पौधे होते हैं जो अपनी भोजन स्वयं बना सकते हैं। फफूंदी हरे पौधे नहीं होते। वे अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों के आवास और उनके अनुकूलन के बारे में जानकारी दी गई है। पौधों की इस विविधता को समझना जरूरी है, क्योंकि यह हमें उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध को समझने में मदद करता है। स्थलीय और जलीय पौधों की विभिन्नताएं हमें यह भी बताती हैं कि कैसे पौधे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। काई और फफूंदी के उदाहरण से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सभी पौधे एक जैसे नहीं होते हैं और उनके भोजन बनाने की प्रक्रियाएं भी अलग होती हैं।